नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर हाजिर हूं आपके लिए आपकी काम की जानकारी लेकर। पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनको शपथ दिलवा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी से लिया गया है और इसी दरमियान हमने इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जानकारी ली थी। आज की जो जानकारी है वो है भारत में प्रधानमंत्री के जो पद है उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहने वाली है। तो प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री की शपथ, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, जितने भी प्रश्न बनते हैं, ये है साउथ ब्लॉक सी प्रधानमंत्री निवास स्थान। तो हम पढ़ेंगे आज प्रधानमंत्री के बारे में। इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए यदि आप दमखम के साथ तैयारी कर रहे हो। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं, आप कर लो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के अंत में बताना कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होता है, कौन सा आर्टिकल है, सब प्रश्नों का जवाब इसमें आएगा। तो देखो, पहली जो बात है कि भारत के प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति के संबंध में आर्टिकल 75 है। भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है उससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है 75, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। केवल 75 में इतना सा लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। विवेक से ये वास्तव में तो राष्ट्रपति की विवेककालीन शक्तियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देगा। तो उसके लिए कहा है, सामान्य ये परंपरा है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है जिसका लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। देखो, आर्टिकल 75 में केवल इतनी सी बात है कि राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन भाई यूं नहीं है कि किसी रोड छाप आदमी को उठाया कि तो बेटा प्रधानमंत्री बन जा, ऐसा नहीं किया जा सकता। परंपरा यह है कि जिस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा जिसका लोकसभा में बहुमत हो। अब मान लो जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना जाता है वह राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा कर सकता है। जिसके पास 272 से ज्यादा सीटें हो, जिस पार्टी की है, जिस गठबंधन को, उसका जो नेता होता है वो सरकार बनाने के लिए दावा पेश करता है और इसके बाद उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके पास बहुमत हो, जिस पार्टी के पास बहुमत हो या जिस गठबंधन के पास बहुमत हो, वो ही दावा पेश करता है और सामान्यतः उसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 75 की हमने बात की। देखो, यदि मान लो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाए, ऐसे चुनाव हुआ हो और जिसमें किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो, 272 सीटें मिली नहीं हो, तो राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे कई दलों का समर्थन हो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा और उसे यह अपेक्षा करेगा कि वह 1 माह के अंदर अंदर लोकसभा में अपना बहुमत स्थापित कर दे। सीधी सी सरल सी भाषा में बिना घुमाए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो है, यदि मान लो किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेककालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करता है जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो या सबसे बड़े गठबंधन का नेता हो और उसे कहा जाता है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा में अपना विश्वास मत साबित करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1979 में चरण सिंह 1979 के चुनाव हुए थे। उस समय किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो राष्ट्रपति ने चरण सिंह को, जिन्हें कई दलों का समर्थन था, को आमंत्रित किया। और ऐसे ही 89 में वीपी सिंह के पास भी समर्थन बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल के नेता के रूप में उनको आमंत्रित किया। तो दो ऐसे बार बार भारत में गठबंधन की राजनीति रही है और उस समय राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि सबसे बड़े व्यक्ति को, सबसे बड़े दल के नेता को या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति के रूप में आमंत्रित किया जाता है और कहा जाता है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर बहुमत लोकसभा में साबित करना है। देखो, इसी प्रकार की बात करें तो 1991 में जब चुनाव हुए तो लोकसभा में सामान्य चुनाव
था, मध्यावधि था, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता थे पीवी नरसिम्हा राव, उसको राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। और यही स्थिति 1998 में भी रही 12वीं लोकसभा के समय। तो बार बार आता है, जब देखो आप भारत की राजनीति को हम समझते हैं तो 1989 से लेकर 2014 तक गठबंधन की राजनीति का युग था, जिसमें किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और उस समय राष्ट्रपति जब चुनाव होते हैं तो राष्ट्रपति को सोचना पड़ता है कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाए और कौन सा व्यक्ति है जो लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है। तो वहां सबसे बड़े दल के नेता को या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को आमंत्रित किया जाता है प्रधानमंत्री के रूप में। यह परंपरा रही है। अब देखो, जब कार्यरत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना है। देखो, हटने की बात मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री का जो पद को हटाने की बात कहूं तो लोग यदि कोई मंत्री है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा में विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। मान लो कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गए, तो वो प्रधानमंत्री हट गया, तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि अब किसको आमंत्रित करे, विपक्ष का, अर्थात दूसरे नंबर की जो पार्टी है जो विपक्ष में बैठी है उसको आमंत्रित करता है। लेकिन उसके इनकार करने पर उस व्यक्ति को इससे कई दलों का समर्थन प्राप्त हो, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उन्हें निर्देश देता है कि सरकार गठन के पश्चात 1 माह के अंदर अंदर अपना बहुमत सिद्ध करो। 1979 की मैं घटना बता दूं तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र दे दिया और राष्ट्रपति ने लोकसभा में विपक्ष के नेता थे उस समय वाई चौहान को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने इसको इनकार कर दिया और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ा राष्ट्रपति। बहुत अच्छी घटना देखो उसमें सामने आया। 1979 में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई ने 1979 में त्याग पत्र दे दिया। अब राष्ट्रपति के पास विकल्प था कि विपक्ष के नेता को इनवाइट किया जाए, तो विपक्ष के नेता थे वाई चौहान उस समय, तो वाई चौहान को आमंत्रित किया, तो वाई चौहान ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो सरकार नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है। तो फिर राष्ट्रपति को तीसरे नंबर पर जाना पड़ा और उस समय चौधरी चरण सिंह को आमंत्रित किया और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। इन्होंने कभी लोकसभा का सामना किया ही नहीं, उनकी सरकार भी नहीं चली। तो ये राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रोसेस थी। किस प्रकार प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, कब अल्पमत की सरकारें की स्थितियों में क्या होता है, गठबंधन की सरकारों की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, यह हमने पढ़ा। अब देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु में उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 3 प्रधानमंत्री की बात करें तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पद पर रहते हुई, इंदिरा गांधी की मृत्यु पद पर रहते हुई और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु है पद पर रहते हुए हुई थी। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 बार गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्याग पत्र। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां इसमें सामने आ रही है, मोस्ट चीजें देखना। 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई और लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला गुलजारीलाल नंदा को 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। पहली बात। दूसरी बात, ऐसे 2 प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही उनको पता चल गया था कि हमारे पास विश्वास मत नहीं है, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। इनके विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ने विश्वास मत प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ और इस वजह से त्याग पत्र देना पड़ा। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो पहले ही पता था कि हमारा विश्वास मत नहीं होने वाला पास, तो उन्होंने पहले त्याग पत्र दे दिया। जबकि वीपी सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा जो थे उन्होंने असफल रहने पर त्याग पत्र दिया था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह चौथे प्रधानमंत्री है जो लगातार दूसरी बार इस पद पर रहे और 5वें जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है जो 2 बार प्रधानमंत्री बने। तो 5 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो डबल कार्यकाल के लिए रहे। जवाहरलाल नेहरू रहे 2 बार,
इंदिरा गांधी रही 2 बार, अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 2 कार्यकाल के लिए, और मनमोहन सिंह 2 कार्यकाल के लिए, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी है वो 2 कार्यकाल के लिए। तो ऐसे प्रधानमंत्रियों की संख्या 5 है जो डबल कार्यकाल के लिए चुने गए थे। सामान्य से जानकारी, अच्छे सवाल इसमें से निकल कर आते हैं, याद होने चाहिए। 5 प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री कौन से थे, बहुत सारे सवाल है। एक सवालों का वीडियो भी लेके आऊंगा मैं जल्द, जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित, इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल रखेंगे। कुछ इंपोर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें स्क्रीन पे है, देख लेना, और जिनको याद नहीं होता है स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और आराम से एक बार मनन करना, सोते वक्त इसको देख लेना। वीडियो को आगे देखेंगे हम। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने? तो 4 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो राज्यसभा में के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने। एक थी इंदिरा गांधी जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी प्रधानमंत्री बनी और लोकसभा सदस्य के रूप में भी प्रधानमंत्री बनी। दूसरे थे एच.डी. देवगौड़ा जो राज्यसभा के सदस्य थे। तीसरा थे इंद्र कुमार गुजराल, और चौथे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसे 4 प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री रहे। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी तक भारत के इतिहास में 4 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने राज्यसभा का सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया था। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये 4 प्रधानमंत्रियों के आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री की जो शपथ है वो क्या है, शपथ किसकी लेता है? तो आर्टिकल 75(4) में, 75 जो आर्टिकल है उसका पैरा 4 है, उसमें प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति जो शपथ दिलवाता है उस शपथ को हम पढ़ेंगे। तो पहला सवाल बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। जैसे कि पहले ही मैंने फोटो में दिखाया था, नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और रामनाथ कोविंद उनको शपथ दिलवा रहे थे। तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। शपथ में क्या कहता है? पद की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहता है, क्या शपथ लेता है? कि मैं अपना नाम, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इस प्रकार की जो ओथ है, शपथ है, वो प्रधानमंत्री को लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते। ये तो हुई शपथ की बात। अब मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो सीधी सी कहानी है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, बहुत बार सवाल आ चुका है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। वैसे समय का देखा जाए तो प्रधानमंत्री का 5 साल के लिए होता है, लेकिन मैं यूं कहूं कि जब तक उसको लोकसभा में बहुमत होता है, 5 साल से पहले कम भी हो सकता है, लोकसभा में जब तक उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, और चूंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, इसलिए राष्ट्रपति चाहे तो उसे पद से हटा सकता है। देखो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, और प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। जब तक उसको लोकसभा में बहुमत होता है तब तक उसका कार्यकाल होता है, 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, और जब तक लोकसभा में उसका कार्यकाल बहुमत होता है तब तक उसका कार्यकाल होता है। वैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी पूर्ण बहुमत है तो 5 साल चलेगा, लेकिन उससे पहले यदि बहुमत खो देता है तो उसको पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत की बात कर रहा था कि किसी भी समय प्रधानमंत्री को हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दे यदि प्रधानमंत्री, तो उसको पद से हटा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसीलिए कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बात को हम आगे बढ़ाए तो प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या है? देखो, प्रधानमंत्री वैसे देखा जाए तो मंत्रियों में श्रेष्ठ बड़ा मंत्री होता है वो प्रधानमंत्री होता है।
तो प्रधानमंत्री के काम कौन से हैं? देखा जाए तो सारे शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन वास्तव में उनको यूज करने का काम है प्रधानमंत्री को। तो भारत में देखा जाए तो वास्तविक तौर से देखा जाए तो सारे के सारे पावर प्रधानमंत्री के पास है। और कौन से हैं? कार्यकारी शक्तियों की बात करूं तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में किसी भी व्यक्ति को शामिल कर सकता है, उसे निकाल सकता है, उसे निलंबित कर सकता है। कहने का अर्थ है कि पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की पसंद का होता है। किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, किस व्यक्ति का जो पोर्टफोलियो है वो चेंज करना है, किस व्यक्ति का मंत्री पद छीनना है, किसको निलंबित करना है, सारे के सारे पावर किसके पास होंगे? प्रधानमंत्री के पास। दूसरी बात देखना, मंत्रालयों का आवंटन हो या कैबिनेट मीटिंग, सभी पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। साथ ही कैबिनेट की मीटिंग जो होती है वो भी किसके नेतृत्व में होती है? प्रधानमंत्री की। वे कैबिनेट की अध्यक्षता करता है, इसलिए इच्छित विषय को अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। जब भी कैबिनेट की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, और जो जो विषय पास करवाने होते हैं वो प्रधानमंत्री करवा सकता है। वो तो मंत्रिमंडल पर सारा जो नियंत्रण होता है वो होता है प्रधानमंत्री का। यह है उसकी कार्यकारी शक्ति की बात। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इस तरह प्रधानमंत्री समय समय पर सभी जरूरी जानकारियां और गतिविधियों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। सबसे मोस्ट है, इसकी हम बात को आगे बढ़ाऊंगा, मैं आगे आपको डिटेल समझाऊंगा। प्रधानमंत्री का एक और काम है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का सेतु है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेगा उसकी सूचना राष्ट्रपति को देगा प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति से निर्देशों का पालन मंत्रिपरिषद को बताएगा। तो दोनों चीजों, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जिम्मेदारी भी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। सॉरी, कार्यकारी शक्तियों को देखा। इसके अलावा देखिए तो प्रधानमंत्री जो है विदेश नीति को मूर्त रूप देने की महत्वपूर्ण, किसी भी देश की विदेश नीति जो होती है, भारत की मैं बात करूं तो भारत की विदेश नीति किससे प्रभावित होती है? वो होती है प्रधानमंत्री की। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो पंचशील का सिद्धांत विदेश नीति में था। अब नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री है तो एक्ट ईस्ट नीति जो है विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, वो उसमें महत्वपूर्ण है। तो जैसा प्रधानमंत्री होता है वैसे उस देश की विदेश नीति होती है। तो विदेश नीति के मामले में मूर्त रूप देने का काम वो प्रधानमंत्री के हाथ में। इसके अलावा राष्ट्राध्यक्षों से मिलता है और विभिन्न प्रकार के समझौते प्रधानमंत्री करता है। जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी बार बार अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं, अलग अलग समझौते करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो इस प्रकार जो प्रधानमंत्री है वो कार्यपालक काम जो है उस पर सर्वेसर्वा होता है प्रधानमंत्री। देखो, वह सत्ताधारी दल का नेता होता है, साथ ही वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। अलग अलग देश की समस्याओं को भी सुनता है और उनकी जानकारी प्राप्त करता है। यह भी प्रधानमंत्री का दायित्व है, कार्य है, शक्ति है। इसके अलावा वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपातकाल का प्रबंधन प्रमुख करता है। इसके अलावा सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख भी होता है। जब भी देश में आपातकाल हो तो आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वो जो आफत आई हुई है, आपदा आई है, उसका प्रबंधन की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की होती है। साथ ही सेनाओं के मामले में राजनीतिक प्रमुख होता है। वास्तव में तो सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, लेकिन राजनीतिक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति कुछ करता ही नहीं है, करवाता सारे के सारे प्रधानमंत्री है। तो राजनीतिक प्रमुख भी प्रधानमंत्री होता है। देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारी, जैसे भारत का न्यायवादी, जो जितने भी राष्ट्रपति, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है, तो उन सब की नियुक्ति, चाहे महालेखा परीक्षक हो, महान्यायवादी हो, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो, इन सब की नियुक्ति के पीछे सिफारिश करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की। तो इनकी नियुक्ति के मामले में भी वो प्रधानमंत्री की पसंद का व्यक्ति ही चुना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाना है तो वो राष्ट्रपति चुनता जरूर है, राष्ट्रपति नियुक्त जरूर करता है, लेकिन पसंद किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। तो सारी की पसंद किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। नीति आयोग हो, विकास परिषदों के बारे में मैंने कल बताया था, इन सब की नियुक्ति में चलती किसकी है? प्रधानमंत्री की चलती है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां। मंत्रिपरिषद के रूप में, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के पास क्या पावर होते हैं उसको थोड़ा सा समझ लो, कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो, ध्यान से समझना, वीडियो को रोक के समझ लेना
और एक बार में ही कंप्लीट करने की सोचना, आप चाहे आधे घंटे का वीडियो हो, आधे घंटे तक बीच में आप पढ़ाई एक ऐसी चीज है जब बड़ी मुश्किल होती है कि यार 10 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे की फिल्म देख सकते हैं आराम से, लेकिन पढ़ाई में आपको 15 मिनट लगती है, लगता है कि यार नहीं आप दूसरा वीडियो में देखो। आपको आधे घंटे देखना है तो देखना है, और पूरा ध्यान से पूरा मन लगा के देखना है, क्योंकि ये मनोरंजन की कोई क्लास नहीं है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में आप सबको पता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में, तो देखना आप, वह मंत्री नियुक्त करने और अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, ये मैंने पहले बताया। दूसरी बात, वह मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है, और मंत्रालयों में फेरबदल करने की जिम्मेदारी भी किसके पास है, प्रधानमंत्री। या किसी मंत्री को बर्खास्त करने की जिम्मेदारी भी, शक्ति भी किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उनको निर्णयों को प्रभावित करता है। ये तीनों मामले मंत्रिमंडल से जुड़े हुए, मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए, तो इसमें भी सर्वेसर्वा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वही मंत्रिपरिषद का सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां जो होती है उसमें पसंद किसकी चलती है, प्रधानमंत्री की चलती है। और यूं देखे तो जैसे बात ये करते हैं, कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अभी राज किसका है, गांवों में चर्चाएं चलती है कि अभी राज किसका है, प्रधान मोदी का राज चल रहा है। तो ये शब्द आया ही इसलिए है क्योंकि सारे देश में सर्वेसर्वा जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसको हमने समझा। इसके अलावा त्याग पत्र देने के लिए भी मंत्री को कह सकता है, तो ये हमने समझा। अब राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य, अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य है और क्या क्या पावर है। देखना आप, हमने राष्ट्रपति के जो वीडियो था उसमें देखा था कि प्रधानमंत्री सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर ही करता है। चूंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, अतः आर्टिकल 78 के अनुसार उसका दायित्व है। आर्टिकल 78 क्या कहता है कि संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। कलिष्ठ भाषा हो सकती है लेकिन इसका सीधा सा मतलब है मंत्रिपरिषद में जो भी डिसीजन होंगे, आर्टिकल 78 ये कहता है कि उसकी सूचना किसको, प्रधानमंत्री किसको देगा, राष्ट्रपति को। 78 में क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद के जो भी विनिश्चय का मतलब होता है जो भी निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, उसकी सूचना किसको दी जाएगी, राष्ट्रपति को देगी। और ये राष्ट्रपति को दी जाएगी, देगा कौन, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 78 में ये कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद प्रशासन और विधि से संबंधित जितने भी निर्णय लेते हैं उसे राष्ट्रपति को भी बताया जाएगा, आर्टिकल 78। इसके अलावा संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी जो भी जानकारी राष्ट्रपति मांगे प्रधानमंत्री देगा। इसके अलावा आर्टिकल 78 में यह कहा गया है कि जो जो सूचनाएं राष्ट्रपति मांगता है प्रधानमंत्री को वो सूचनाएं राष्ट्रपति को देनी होती है, चाहे प्रशासन संबंधी हो, चाहे कानून संबंधी हो, चाहे कार्यपालक संबंधी हो, कार्यपालिका संबंधी हो, जो भी सूचनाएं राष्ट्रपति मांगता है उसकी प्रधानमंत्री को ये दायित्व है कि वो सूचनाएं राष्ट्रपति को वो उपलब्ध करवाए। किसी विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु उक्त विषय पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उपेक्षा की जाने पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के समक्ष उसका विचार रखेगा। एक और महत्वपूर्ण, तीसरी बात महत्वपूर्ण कि ऐसा कोई निर्णय जिसको किसी एक मंत्री ने निर्णय किया है कि ये कानून बनाना है, लेकिन मंत्रिपरिषद में उसको नहीं रखा गया है। ध्यान से समझना, सीधी सी बात, सरल सी भाषा में समझना कि कोई निर्णय किसी एक मंत्री ने ले लिया कि हमें ये कानून बनवाने की इच्छा है और मैं बनवाऊंगा इसको। राष्ट्रपति चाहे तो उस निर्णय को मंत्री परिषद के सामने रखवा सकता है और प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि उस मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखवाए। ये आर्टिकल 78 ये कहता है। तो तीन काम 78 में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदर्भ में। पहला, वापस देखना, पहला मंत्रिपरिषद के निर्णयों को सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। दूसरा, जो राष्ट्रपति मांगता है उसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। और तीसरा है किसी मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद में विचार के लिए नहीं रखा गया है, उसको प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। तो ये है इंटीग्रेशन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आपस में जुड़ाव का, आपस में जुड़े हुए हैं इन कामों में।
तो देखो बहुत सारी डिटेल से हमने समझा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं। तो संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, अर्थात लोकसभा का नेता होता है। इस संबंध में वह कुछ शक्तियां हैं उसके पास, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। कल मैंने पढ़ाया था कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि संसद का सत्र बुला सकता है और संसद का सत्रावसान कर सकता है, लेकिन मैंने कहा राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, सारा प्रधानमंत्री करवाता है। तो ये काम भी कौन करवाता है? प्रधानमंत्री करवाता है। दूसरा काम, वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है कि अब लोकसभा विघटित होगी, अब नए चुनाव होंगे। इसकी सिफारिश भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करता है, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है और नए चुनाव होते हैं। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते। कल मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, अभिभाषण तैयार मंत्रिपरिषद करती है, अर्थात प्रधानमंत्री करता है। वे और सरकार की जितनी भी नीतियां होती है वो सभा के पटल पर रखवाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? प्रधानमंत्री की है। लास्ट में वीडियो के अंत में एक छोटा सा सवाल आपसे छोड़ता हूं कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे। छोटा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सा, ध्यान से उसको मैं समझा जाता हूं और उसको आप तैयार कर लेना। वे मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, जैसे अभी नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के अलावा ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे? मैं बताऊं या आप बताओगे? तो इसको मैं यूं ही छोड़ लेता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस सवाल का जवाब, नरेंद्र मोदी के अलावा ऐसे कितने उप प्रधानमंत्री थे जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। यदि आपका उत्तर सही है तो आपकी पॉलिटिकल साइंस के या इस चैप्टर में आपकी तैयारी ठीक है, और बाकी प्रधानमंत्री से संबंधित और भी कोई आपकी जिज्ञासा है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना। साथ ही जो चैनल पे नए हैं, जिनको वीडियो ठीक लगा है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर ले। एक नए वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।